हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे वाक्य विचार। परीक्षाओं की दृष्टि से जो वाक्य विचार होता है, जिसको इंग्लिश में सिंटैक्स कहा जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और वाक्य विचार जो होता है, इससे क्वेश्चन जो होता है आपका परीक्षाओं में 3 से 4 मार्क्स का तक पूछ लेता है। और ये सभी कक्षाओं के लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से इस वीडियो में देखिए और वाक्य विचार समझने का प्रयास कीजिए। तो आइए वाक्य विचार को शुरू करते हैं। देखिए, वाक्य सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिससे कोई भाव स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्द उन्हें कहते हैं जिनका कोई स्पष्ट सुस्पष्ट क्या निकलता है, अर्थ निकलता है। तो उन शब्दों को क्रमबद्ध समूह से अगर एक से एक उनको बैठा दिया जाता है तो उसको हम लोग वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम एक लड़का है, पुस्तक भी एक शब्द है, पढ़ता है यानी कि कोई कार्य कर रहा है। तो इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसको सार्थक शब्द कहेंगे। ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हुए वीडियो में देखेंगे तो वाक्य के भेद अब पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? वाक्य के भेद। और वाक्य के भेद के साथ ऑब्जेक्टिव बनता है, तो ऑब्जेक्टिव को मैं बता रहा हूँ। तो सामान्यतः वाक्य का वर्गीकरण 3 आधारों पर स्थित होता है, किया गया है। मतलब 3 आधार पर वाक्य के क्या होते हैं, भेद होते हैं। रचना के आधार पे, क्रिया के आधार पे और अर्थ के आधार पर। इन्हीं 3 आधारों पे जो हम लोग का वाक्य है वो उनको बांटा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले रचना के आधार पर। रचना के आधार पर ऑब्जेक्टिव देता है हम लोग का क्वेश्चन प्रश्न परीक्षाओं में कि रचना के आधार पर भेद होते हैं 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। 3 वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। देखिए, सरल वाक्य सिंपल है कि जिसमें एक कर्ता होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। इन दोनों को अगर जिस वाक्य में आप देखेंगे तो उसको क्या समझेंगे, वो सरल वाक्य है। दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं कि दूसरे शब्दों में जिससे एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। उसी को कहा जाता है, सब्जेक्ट जो वर्ब मैं बात कर रहा हूँ उसी को उद्देश्य और क्या कहा जाता है, विधेय कहा जाता है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। ये दूसरा टाइप का एक परिभाषा होगी। ये भी कोई परिभाषा लिखवा देते हैं सर, ये भी कोई परिभाषा सर लिखवा देते हैं, उससे आपको घबराना नहीं है। दोनों का अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि राम पढ़ता है, बिल्ली दूध पीती है। राम एक सब्जेक्ट हो गया और पढ़ता है यानी पढ़ना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ये सरल वाक्य हो गया। बिल्ली एक कर्ता हो गई और दूध पीना क्या हो गया, एक सब्जेक्ट थी, वर्ब हो गया। तो एक कर्म, सॉरी, एक कर्ता और एक वर्ब होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अगर आपसे परीक्षाओं में एक वाक्य दे दे और इसमें से पूछे कि इसमें से मिश्र वाक्य बताइए, तो सबसे सिंपल होता है मिश्र वाक्य चुनना कि सरल वाक्य के अतिरिक्त एक वाक्य देगा जो उस पर क्या होगा, आधारित होगा। यानी कि एक वाक्य पे दूसरा वाक्य क्या होगा, आधारित होगा। और आप लोग देखते ही पहचान जाएंगे क्या होगा कि वो मिश्र वाक्य। जैसे मैं देखिए यहाँ पर, यह वही विद्यालय है जहाँ मैं पढ़ता था। देखिए, यह वही विद्यालय क्या है जहाँ पर मैं पढ़ता था। तो एक वाक्य पर क्या है, दूसरा वाक्य निर्भर है। विद्यालय वही है लेकिन मैं पढ़ता हूँ यानी कि उस पर क्या है, निर्भर है। मैं उस मकान में रहता हूँ जिसमें सिंह जी रहते थे। एक वाक्य है यहाँ पर, मैं क्या हो गया, मैं हो गया सब्जेक्ट। यहाँ पर रहना क्या हो गया, वर्ब हो गया। और जिसमें सिंह जी रहते थे एक दूसरा हो गया जो उसी वाक्य पे क्या है, निर्भर है। तो ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य का उदाहरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम संयुक्त वाक्य देखेंगे। तो संयुक्त वाक्य देखिए, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य किसी अवयव द्वारा जुड़े हो संयुक्त वाक्य कहलाता है। अवयव क्या है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे देखिए, सुबह हुई और भौरे गुंजार करने लगे। यहाँ पर जो बीच में आपको और दिख रहा है वह एक अवयव है। और संयुक्त वाक्य कार्य क्या है, तो यहाँ से दो या दो से अधिक क्या होता है, सरल वाक्य या मिश्र वाक्य जो है उसको एक अवयव द्वारा क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जैसे दूसरा देखते हैं हम लोग, वह धनी है लेकिन बहुत घमंडी है। वो धनी व्यक्ति है लेकिन क्या है, धन घमंडी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोड़ने का कार्य क्या कर रहा है, अवयव कर रहा है। कंजक्शन यहाँ पर जोड़ने का कार्य कर रहा है।
तो इसीलिए जो लेकिन हो गया यहाँ पर क्या हो गया, अवयव हो गया। तो संयुक्त वाक्य में एक खासियत है कि क्या होता है कि उसमें बीच में कोई वर्ड है आएगा जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करेगा। तो आप लोगों को क्या समझना है कि वो कौन सा वाक्य है, वो संयुक्त वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा हम लोग का जो वाक्य विचार के अंतर्गत आता है पार्ट, वो क्रिया के आधार पर होता है। क्या होता है, क्रिया के आधार पर। अभी हमने पढ़ा पीछे कि रचना के आधार पर क्या होता है, तीन होता है, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। ये भी परीक्षाओं में पूछता है कि क्रिया के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला होता है ऋतुवाचक वाक्य, कर्मवाचक वाक्य, तीसरा होता है भाववाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम पहला पढ़ेंगे, कर्तुवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष हो उसे कर्तुवाच्य कहा जाता है, कर्तुवाक्य कहा जाता है। ठीक है, जैसे में राम रोटी खाता है, राम के अनुसार ये पूरी क्रिया परिवर्तित हुई है। क्या हुई है, लिंग, वचन और पुरुष सभी राम के अनुसार परिवर्तित हुआ है, इसलिए कर्ता के अनुसार क्रिया हुआ है। सीता भात खाती है, सीता स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर जो खाती है वो भी क्या हुआ, स्त्रीलिंग प्रयोग हुआ है, इसलिए कर्ता के अनुसार यहाँ पर लिंग परिवर्तन। तो कर्तुवाच्य क्या होता है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिख रहा है वो सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार लिंग, वचन, क्रिया सभी परिवर्तित होंगे। दो नंबर हम यहाँ पर देखें, कर्मवाच। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष हो उसे कर्मवाचक कहते हैं। यहाँ पर कर्ता का कोई मतलब नहीं होता, कर्ता से कोई मतलब ही नहीं होता। जैसे देखिए राम ने रोटी खाई, यहाँ राम से कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब है, तो रोटी से। रोटी क्या है, रोटी एक कर्म है, क्योंकि राम का खाने का जो फल पड़ रहा है वो रोटी पे पड़ रहा है, तो रोटी क्या है, एक कर्म है। तो कर्म के अनुसार देखिए रोटी यहाँ पर बड़ी की मात्रा, तो खाई भी क्या है, बड़ी की मात्रा। तो यहाँ पर कर्म के अनुसार क्या हुआ है, क्रिया हुआ है। सीता ने भात खाया, भात यहाँ पर देखिए और यहाँ पर खाया, दोनों क्या हुआ, कर्म के अनुसार यहाँ पर खाया हुआ है, तो कर्म के अनुसार हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जिस अकर्मक क्रिया वाले वाक्य में क्रिया सदा एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग होती है उसे भाववाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य में कर्म नहीं होता है और कर्ता करण कारक में होता है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि भाववाचक कहना क्या चाहता है। तो राम से चला नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता, यहाँ पर जो आपका कर्म है वहाँ पर नहीं दिखेगा, क्योंकि कर्म यहाँ पर क्या है, नहीं है। तो ऐसे वाक्य आपको सिंपल देगा जिससे कुछ भाव प्रकट होगा। राम से चला नहीं जाता, इसमें एक भाव है, क्योंकि राम को कुछ पैर में चोट आया होगा या घाव लगा होगा जिसकी वजह से उसको चला नहीं जाता। सीता से सोया नहीं जाता, सीता को कोई मानसिक स्थिति या कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से क्या, सीता सो नहीं रही है, सीता को सोया ही नहीं जा रहा है। तो यहाँ से वाक्य से क्या होगा, कुछ भाव प्रकट होगा, और जिस वाक्य से कुछ भाव प्रकट होगा उसपे क्या होता है, भाववाचक वाक्य कहा जाता है उसको। ये तो हुआ रचना के आधार पर। अब हम लोग समझेंगे थे ग नंबर, अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आइए देखते हैं। पहला होता है विधिवाचक, जिसको अफर्मेटिव और एसेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में। निषेधवाचक होता है, निषेध मतलब नहीं के अर्थ में, निगेटिव। प्रश्नवाचक, कोई प्रश्न पूछा जाता है। आज्ञावाचक, किसी को कोई आज्ञा दी जाती है। इच्छावाचक, जिससे कोई इच्छा पूर्ति, जिसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आज्ञावाचक को इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। संदेहवाचक, जिसको सस्पेंसिव वाक्य कहा जाता है। विस्मयादिवाचक, जिसको एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहा जाता है। संकेतवाचक, जिससे इंडिकेटिव सेंटेंस, मतलब कि किसी चीज़ को इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, किसी चीज़ को संकेत करके बताया जाता है कि वो कुछ वस्तु है। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे हम लोग विधिवाचक देखेंगे, तो जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध हो उसे विधिवाचक कहते हैं, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे मैं दौड़ता हूँ, हवा बह रही है, यहाँ पर कुछ होने का भाव हो रहा है। दो नंबर है निषेधवाचक, जिस वाक्य से किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, निषेधवाचक, यानी कि नहीं के भाव में क्या होता है, इसका प्रयोग होता है। अगर आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहते हैं, तो मैं नहीं दौड़ता हूँ, यहाँ पर नहीं आ गया, हवा नहीं बह रही है, तो नहीं का अर्थ यानी कि निगेटिव भाव यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है, इसे निषेधवाचक वाक्य इसे कहते हैं। 3 नंबर है प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो उसी प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे में क्या वह खेलता है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या वह खेलता है, वह क्या खेलता है, फिर यहाँ पर वह क्या खेलता है। तो यहाँ पर प्रश्न, यानी कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह देखेंगे तो प्रश्नवाचक वाक्य वहाँ पर हो जाएगा।
4 नंबर है आज्ञावाचक। जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, अनुरोध आदि के भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे वहाँ मत खेलो, सदा सच बोलो, यहाँ से अनुरोध, आदेश, आज्ञा बोध हो रहा है, इसलिए इसको आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। 5 नंबर है आप लोग का इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, जिस वाक्य से इच्छा या शुभकामना का बोध प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी प्रकार के संदेह का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? संदेहवाचक भाव वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर पिताजी आए होंगे, पिताजी आए हैं कि नहीं इस बात का पुष्टि नहीं हो रहा है, यहाँ पर संदेह क्या भाव है। ठीक है, सोहन खेल रहा होगा, सोहन खेल रहा है कि नहीं ये पता नहीं है, पर संदेह है। अगला है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य से सुख, दुख, आश्चर्य आदि तीव्र भाव प्रकट हो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। वाह हम जीत गए, यहाँ पर सुख की अनुभूति हो रही है। आह ऐसा दुख, यहाँ पर दुख की अनुभूति हो रही है कि कोई दुख या विपदा आई होगी, तो वहाँ पर किसी व्यक्ति के मुंह से आ निकल जाता है, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक वाक्य के अंतर्गत इसको रखा जाता है। अगला हम लोग का आता है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी संकेत या शर्त का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वो परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, तो ये संकेत है कि व्यक्ति पे अगर मेहनत करता तो अवश्य क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। लेकिन उसने मेहनत नहीं की इसलिए वो सफल नहीं हुआ। संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है? किसी चीज़ या किसी वस्तु की तरफ संकेत किया जाता है, जिसको संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक आता है उपवाक्य किसे कहते हैं। देखिए, जिन क्रिया युक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त हो उन्हें उपवाक्य या वाक्य खंड कहा जाता है। परीक्षाओं में इससे भी क्वेश्चन पूछता है। हम लोग ने वाक्य के विचार के जितने भेद थे वो पढ़ लिया, अब कुछ एक्स्ट्रा ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि इससे भी प्रश्न आते हैं। तो देखिए फिर से मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको कि जिन क्रियापदों से आंशिक यानी कि थोड़ा सा भाव क्या होता है व्यक्त होता है उन्हें उपवाक्य या वाक्य खंड कहा जाता है। जैसे में यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, यदि वह पढ़ता यद्यपि वे बीमार थे तो अवश्य सफल होता, तथापि मुझसे मिलने आए होंगे होते। तो देखिए इससे क्या होता है कि इससे थोड़ा थोड़ा भाव क्या हो रहा है? प्रकट हो रहा है कि वो पढ़ता तो सफल हो जाता, बीमार थे नहीं तो क्या होते? जरूर मिलने आते। तो इन वाक्यों से क्या होता है? हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा भाव क्या होता है? व्यक्त होता है। आइए इनके हम भेद देखते हैं। देखिए उपवाक्य या वाक्य खंड के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। पहला होता है प्रधान उपवाक्य जिसको वाक्य या वाक्य खंड कहते हैं, जिसको प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है। इंग्लिश में क्या आता है? प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य या वाक्य खंड जिसको सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहता है। सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहा जाता है। तो देखिए इंग्लिश में भी इम्पोर्टेंट होता है और हिंदी में भी क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं, यानी कि वाक्य खंड। तो प्रधान उपवाक्य वाक्य का वह हिस्सा है जो स्वतंत्र भी अर्थ दे सकता है या जो दूसरे उपवाक्य पर आश्रित ना हो। मतलब प्रधान उपवाक्य जो प्रिंसिपल क्लाउज होता है वो क्या होता है? वो प्रधान होता है, वो किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं होता है, वो स्वतः अपने वाक्य का अर्थ दे सकता है। इसलिए इसको प्रधान उपवाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधान उपवाक्य। जैसे दूसरा हम लोग देखते हैं आश्रित उपवाक्य। इन सभी को एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा आगे वीडियो में। देखिए आश्रित उपवाक्य है कि आश्रित उपवाक्य वह वाक्य है, वह हिस्सा है जो स्वतंत्र ना तो लिखा जाए और ना ही अर्थ दे सकता है। यानी कि सबऑर्डिनेट क्लाउज यानी कि आश्रित उपवाक्य ये किसी ना किसी रूप से दूसरे वाक्य पे क्या रहता है? निर्भर रहता है। और निर्भर रहता है तो इसको पहचान कैसे किया जाए? तो पहचान करने के लिए यहाँ पर कुछ इसको ट्रिक के माध्यम से दिया गया है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो आपको उपवाक्य पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर कि, क्योंकि, जो कि, ताकि, चूंकि, ज्यों, ज्यों ही, यदि, यद्यपि, जब, जब तक, जहाँ, जहाँ तक, चाहे, मानो, जितना, ये सभी वर्ड अगर लगा रहे वाक्य में तो वहाँ से आश्रित वाक्य चालू होता है। जैसे में देखिए आप नहीं जानते कि वह कैसा लड़का है, यहाँ पर देखिए की है, यहाँ पर भी किया गया। तो पहला इसमें क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य। की जहाँ से शुरू होगा यानी कि जहाँ से बीच में इस शब्द चला गया वहाँ से सबऑर्डिनेट क्लाउज चालू होता है, यानी कि आश्रित उपवाक्य। आप नहीं जानते कि वह कैसा लड़का है, इस वाक्य पर यह वाक्य क्या है? आश्रित है।
प्रधान वाक्य पे जो ये वाक्य दिख रहा है आपको क्या है, आश्रित है, इसीलिए इसको आश्रित वाक्य उपवाक्य कहेंगे, इसको प्रधान उपवाक्य कहेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं यदि वह आए तो मैं जाऊँ। यहाँ पर व्यक्ति है, देखिए यदि आ गया तो मैं जाऊँ, पहला यह क्या होगा, प्रधान वाक्य है। मैं जा तो जो दूसरा हो गया यदि लग गया तो वो आए, तो ये आश्रित वाक्य। यहाँ पर कमा देगा, इसमें आपको दोनों में पहचानना है कि पहले कौन सा है, आश्रित वाक्य में या प्रधान वाक्य। और दोनों पहले हो भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, तो दोनों को आप लोग ध्यान से देखना है। वाक्य को पहले पढ़ लेना है, और जो योजक चिन्ह आपको दिख रहा है आश्रित उपवाक्य, मैंने पीछे भी बताया, उसको अच्छे से देख लेना है कि जो जहाँ से वो शुरू हो वही क्या हो जाता है, आश्रित उपवाक्य हो जाता है। तो आइए देखते हैं आगे। वाक्य का रचना जो होता है ये भी इम्पोर्टेंट होता है। देखिए वाक्य की रचना दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक होता है पद्यक्रम, एक होता है अन्वय। ठीक है, पहला होता है पद्यक्रम, तो इसको समझते हैं। वाक्य में किस पद के बाद कौन सा पद रखा जाए, यह विचार पद क्रम कहलाता है। यानी कि क्रम के अनुसार पद को रखना क्या कहलाता है, पद क्रम कहलाता है। वाक्य की संरचना में पद क्रम के निम्नलिखित नियम है। इसके कुछ नियम भी होते हैं, तो आइए देखते हैं क्या। वाक्य में प्राय कर्ता का स्थान प्रथम और क्रिया का स्थान अंतिम होता है। क्या होता है, क्रिया जो होता है अंत में आता है। जैसे मैं यहाँ पर राम खाता है, तो राम में प्रथम आ गया, कर्ता प्रथम आ गया, और जो खाता है वो क्रिया वो अंतिम में आ गया, यहाँ पर अंतिम में आ गया। तो कर्ता रहता है प्रथम में और क्रिया होता है अंतिम में। दूसरा है कर्म का स्थान प्राय कर्ता के बाद और क्रिया के पहले आता है। यानी कि कर्ता और क्रिया के पहले क्या आता है, कर्म आता है, बीच में क्या आता है, कर्म आता है। तो ये इसके कुछ भेद थे, आइए और भेद समझते हैं। क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया के पहले करें। देखिए जैसे अब वह आएगा, जाएगा, जो ये क्रिया विशेषण है अब वो क्या हुआ है, इसके पहले प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण का प्रयोग किसके पहले करें, क्रिया के पहले करें। जो क्रिया दिख रहा है उसके पहले क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा के पहले करें। जैसे आप फूल एक संज्ञा है, क्या है, फूल एक संज्ञा है, फूल देखो, यह फूल देखो, और फूल के पहले जो ये प्रयोग हुआ है ये सब ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण। तो ये एक पद बता रहा है कि इसके पहले कौन सा शब्द प्रयोग होता है, उसके बाद कौन सा शब्द। तो यही पद क्रम का कुछ क्या है, भेद है। जैसे 5 नंबर देखिए, प्रविशेषण का प्रयोग विशेषण के पहले करें। जैसे मैं दूध थोड़ा मीठा है, मान लीजिए मैं कहता कि दूध मीठा है, तो ये साधारण उसका गुण यह है कि क्या है, उसका विशेषण है कि मीठा है, लेकिन थोड़ा मीठा है। तो यहाँ पर विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहा जाता है। और प्रविशेषण जो होता है वो विशेषण के पहले प्रयोग होता है। वो अधिक चालाक है, वो चालाक तो है लेकिन कितना है, अधिक है। तो ये प्रविशेषण जो है यहाँ पर दिख रहा है आप रेड पेन से, ये क्या है, विशेषण के पहले प्रयोग हुआ है। वाक्य विचार का लास्ट और अंतिम टॉक ये अन्वय। ठीक है, अन्वय का अर्थ होता है मेल। कर्ता या कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का लिंग वचन और पुरुष हो तभी मेल होगा। उसी प्रकार विशेष्य और विशेषण का मेल हो तभी वाक्य शुद्ध होगा। मतलब कि किसी न किसी जो देख रहे हैं, जैसे दो वाक्य को जोड़ने के लिए उसका मेल होना क्या है, जरूरी है। जैसे कर्ता और क्रिया का अन्वय, देखिए कैसे होता है, नियम है, रूल नंबर। तो कर्म कुछ भी हो, यदि कर्ता में ने चिन्ह ना हो तो क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होंगे। जैसे यह वाक्य अभी देख रहे हैं, लड़का अंडा, अंडे, रोटी, रोटियां कुछ भी खा सकता है, खाता है। कर्म से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लड़का है तो उसके अनुसार जो क्रिया होगा हम लोग का क्या होगा, परिवर्तित होगा। लिंग वचन क्रिया क्या होगा, कर्ता के अनुसार परिवर्तित होगा। लड़की के अनुसार, लड़की कुछ भी खाए, अंडा, रोटी, रोटियां खाए, तो लड़की के अनुसार क्या होगा, यहाँ पर क्रिया होगा। ठीक है, अब देखिए अगला, आदरवाचक आदर सूचक संज्ञा सर्वनाम आप रहने पर क्रिया सतह बहुवचन में क्या होती है, प्रयुक्त होती है। पिताजी आए हैं, माताजी आई हैं, आप खाते हैं, आप खाती हैं। तो ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा आदर सूचक शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं, आपका। ठीक है, यहाँ पर आप क्या है, आप छुपा हुआ है। तीसरा नियम बोल रहा है कि आंसू, प्राण, दर्शन, अक्षत, होश, दाम, बाल, हस्ताक्षर, होठ आदि के साथ पुल्लिंग और बहुवचन का प्रयोग होता है। इन शब्दों के साथ क्या होता है, हमेशा प्राण क्या है, बहुवचन है, आंसू क्या है, बहुवचन है, दर्शन, अक्षय, ये सब बहुवचन है। ये सब परीक्षाओं में पूछता भी है कि प्राण शब्द कौन सा है, बहुवचन। ये बहुत भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है ये प्राण। प्राण बहुत बार पूछते हैं, होश बहुत बार पूछा है। ठीक है, ये दो वर्ड जो है आपका परीक्षा में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं में बहुत बार कक्षा 12वीं में पूछा है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो उनके आंसू गिरे, बहुवचन है।
आपके हस्ताक्षर हुए, उनके प्राण निकले, ये सब क्या है, बहुवचन शब्द है। देखिए, लास्ट एक छोटा सा और टॉपिक बचा हुआ है, वाक्य के अंग घटक। वाक्य के क्या अंग होते हैं? एक होता है उद्देश्य, जिसको सब्जेक्ट कहा जाता है, विधेय जिसको प्रेडिकेट कहा जाता है। अभी मैंने पीछे बताया कि विधेय और उद्देश्य, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसको छोटा सा 1 सेकंड के लिए समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, उद्देश्य जो होता है वाक्य के अंतर्गत जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे शुभम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर शुभम क्या हो गया, कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उद्देश्य हो गया। मेन उद्देश्य क्या हो गया, शुभम हो गया। उसी प्रकार विधेय जो है उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहता है। यानी कि सब्जेक्ट का फल जिस पे पड़ता है वो क्या होता है, वो होता है आपका विधेय, यानी कि कर्म होता है। जैसे नूपुर आम खाती है, तो यहाँ पर आम जो है क्या हो गया, आम जो है विधेय हो गया। वह मेहनती है, तो मेहनती, इसका फल किस पे वह का फल किस पे पड़ रहा है, मेहनती पे, इसलिए क्या है, मेहनती। मेहनती जो है विधेय है। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है, सभी टॉपिक समाप्त हुआ, और आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें, और इसे अच्छे से याद करने के बाद इसको ज़रूर से ज़रूर समझ लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे नया टॉपिक के साथ।